आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मेरा एक सेट टॉपिक, मतलब मैंने वैसे करवाया हुआ था, मतलब अपने कुछ बैचेस में करवाए हुए थे एक्चुअल में, और कुछ बैच में शायद नहीं हुआ है ये, और उस पर कोई ऑनलाइन लेक्चर बना हुआ नहीं था। तो मैं पहले एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में इसमें एक मॉलिक्यूल, उससे कार्बन से। कार्बन में क्या होता है, कार्बन दो बॉन्ड बनाता है एंड कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कार्बन में कार्बन दो बॉन्ड बनाता है और कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन कार्बन, कार्बन फॉर्म टू बॉन्ड एंड इट ऑल्सो हैव टू इलेक्ट्रॉन। कार्बन इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है। लोन पेयर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल वो कहलाता है देखो न्यूक्लियोफाइल के लिए वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन वो देता है जिसका ऑक्टेट पूरा है। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका क्या है, जिसका ऑक्टेट पूरा है, पहले ऑक्टेट पूरा और उसके बाद उसके पास लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है। अब कार्बन के पास बेचारे का खुद का ऑक्टेट नहीं पूरा, वो वैसे हो गया कि मतलब मान लो कि खाना खाना है, बेचारे का खुद का तो पेट भरा नहीं, बेचारा खुद तो भूखा है और दूसरे की कहाँ से हेल्प करेगा। तो बेचारे का खुद का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो कहाँ से किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से लिखो, कार्बन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इट एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल होता है कार्बन, जहाँ पे कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन जो होता है, एक्चुअल में कार्बन दो टाइप के होते हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर में कार्बन के बारे में सब कुछ कवर कर लेना चाहता हूँ। तो कार्बन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है कि फर्स्ट इज सिंगलेट कार्बन एंड सेकेंड इज ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में कुछ ऐसा होता है, कार्बन में एक लोन पेयर होता है और दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर और दो बॉन्ड। तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है और बॉन्ड एंगल 10 मतलब 120, अरे sp2 से ना ये, तो 120 से कम होता है, ठीक है। ये बेंट, एंगुलर या वी जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ट्रिपलेट कार्बन के केस में कार्बन जो होता है, एक्चुअल में बेटर मैं पहले ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रिपलेट कार्बन के केस में कार्बन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दो अकेले, अरे ऐसा थोड़ी ना कि दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर हो जाएगा, सब कोई रूल है क्या भाई। अरे ये वैसे समझ लो कि मेरे पास एक 2 BHK फ्लैट है और घर में वाले तो दो लोग रहते हैं, मैं और मेरा एक दोस्त रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है हम लोग एक रूम में अलग अलग बेड पे सो जाए, या फिर हो सकता है हम लोग अलग अलग रूम में सो जाए। तो हम लोगों में वही दोस्ती अच्छी है, मान लो कि चलो रात में बात करते हुए सो गए, तो पेयरिंग है, या अलग अलग तो फिर अनपेयर्ड। तो ऐसा कोई रूल थोड़े ना कि दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों एक साथ रहेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अलग अलग भी हो सकते हैं, दैट इज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड था, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इस केस में दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, अरे ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। सो दिस इज लीनियर, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि ये क्या मॉलिक्यूल है और कैसे बनता है, ठीक है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के बारे में अभी थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो एक मॉलिक्यूल पहले लेते हैं, दिस इज डाईएज़ोमीथेन।
तो इन सब मॉलिक्यूल को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बन बनने वाला है। दिस इज CH2N2, ठीक है। आप जैसे इसको हीट करते हो, आप इसको हीट करो या सनलाइट में लेके जाओ, दोनों में हो जाएगा ये, या फिर और सनलाइट। तो इससे बनता है आपके पास एक सिंगलेट कार्बन प्लस N2 गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें समझते हैं। तो देखो इसमें है क्या एक्चुअल में, कार्बन मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं, डायरेक्टली इन एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा 2s1 and 2p3, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है CH2 और इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N, और N अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन ये होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, जिसके एक के पास लोन पेयर होगा और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां से देखो हाइड्रोजन, अरे बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने उठा के पेयर कर दिया, तो ये एक साथ हो गया, ये है लोन पेयर, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इससे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसा होता है, ये इस मॉलिक्यूल का डिटेल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग जैसे ही सनलाइट या फिर हीट को यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बेस्ट लिविंग ग्रुप इन केमिस्ट्री है, तो तुरंत इसको छोड़ देता है और निकल जाता है वो। अब जब इसको छोड़ के जाएगा तो देखो क्या हुआ, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मतलब दो बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड, तो सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज नोन एज सिंगलेट कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंगलेट कार्बन। तो याद रखना है कि जब आप इस मॉलिक्यूल को हीट करते हो, सनलाइट से पास करते हो, तो कार्बन बनता है। तो कार्बन को जनरेट करने का मेथड है, ठीक है, वन ऑफ द मेथड है कार्बन को जनरेट करने का। अगर किसी रिएक्शन आपको ये और ये दिख जाए, मतलब हीट और ये, तो या ये दिख जाए तो समझ लेना कार्बन बनने वाला है, ठीक है। तो इससे कार्बन बनता है। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है किटीन। किटीन ये क्या है, अब लोग सर किटीन क्या है, अरे किटीन का मतलब भाई कीटोन और एल्कीन, कीटोन और एल्कीन को मिला, दिस इज किटीन। तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये नहीं, इसमें एक कार्बन और लेना पड़ेगा, ये, ठीक है। इसमें देखो है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कीटोन की फीलिंग भी आ रही है और एल्कीन भी है, तो कीटीन, ठीक है। तो दिस इज कीटीन। इसको अगर आप सनलाइट से पास करते हो या फिर हाई टेम्परेचर, मेनली सनलाइट में होता है, तो इसमें बनता है C और प्लस CO गैस, गैस से उड़ जाएगा, तो इसमें बनता है ट्रिपलेट कार्बन। अब बोलोगे क्या है सर, ये क्या डिफरेंस है, तो इस वाले कार्बन को हम लोग, इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये जो कार्बन इसको देखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में 2s1 and 2p3, ठीक है। तो S में एक इलेक्ट्रॉन, P में अरे 3 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट, तभी तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने भाई 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली, तो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली, और बाकी दोनों बॉन्डिंग किससे किया, कार्बन से, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड किससे कर रहा है, कार्बन से, कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है वो, ठीक है। जब इसको हीट करोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल टूट गया, अरे टूट गया ना, देखो तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, 1 2 3 4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे,
तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, ठीक है, और बाकी 2 बॉन्ड कार्बन से। अरे कार्बन से क्या, एक सिग्मा एक पाई किया है ना ये, तो कार्बन से क्या है, तो उसमें एक है सिग्मा और एक है पाई, तो बाकी दोनों किससे क्या, कार्बन से, ठीक है। आप जब हीट करोगे तो कार्बन निकल जाएगा, ठीक, कार्बन निकल जाएगा वो, तो ये मॉलिक्यूल बच गया। अच्छा, तो अब देखो ये है आपके पास, ये दोनों को मिला के होता है sp हाइब्रिडाइज, और ये जो 2 है ये आपके पास क्या, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहां पे ये 2 अलग अलग है तो इसलिए हम लोग इसको अनपेयर्ड बोलेंगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो दिस इज आपका ट्रिपलेट कार्बन। तो कैसे होगा, देखो px py pz, तो सपोज करते px वाला हाइब्रिडाइज हो गया, py और pz नहीं हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब px वाला हाइब्रिडाइज हो रहा है तो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, तो दिस विल बी along x एक्सिस, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल होगा py आपका, और एक ऑर्बिटल इसमें होगा pz, दिस इज py, दिस इज pz, ठीक है। 2 और स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। तो याद रखना है कि ट्रिपलेट कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, लिख लो, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के कार्बन होते हैं, और अगर आपको मान लो एग्जाम में कार्बन आया और ये नहीं मेंशन कर सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो आप खुद से क्या एज्यूम करोगे, सिंगलेट कार्बन और लिखोगे sp2 हाइब्रिडाइज। नहीं मेंशन किया है तो आप बोलोगे सिंगलेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बेंट स्ट्रक्चर। पर अगर आपको एग्जाम में ऐसा ड्रॉ हो के आ गया, मान लो ये ड्रॉ हो के आया, ऐसा डायग्राम रहता है, ये ड्रॉ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखा रहा है, और आपसे फिर पूछे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो आप लिखोगे sp। ये sp हाइब्रिडाइजेशन इसका लीनियर, मतलब आपको ये लिख के आया है दिस इज लीनियर, ये लिख के आया है दिस इज बेंट, ठीक है। लोन पेयर और ये 2 अनपेयर्ड, ये इनको दिखाने के तरीके होते हैं ये, ठीक है। तो 2 टाइप के कार्बन हो गए। कार्बन को जनरेट करने के लिए पहला मेथड क्या है, डाइएज़ोमीथेन को हीट करो, सनलाइट में पास करो तब बन जाता है, और या फिर कीटेन को पास करो। पर ये दोनों मेथड क्या है, ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। हम लोग ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है हेलोफॉर्म विथ बेस, जो हम लोगों ने एल्कोहल ईथर फिनॉल के लास्ट लेक्चर में जो किया है, जहाँ पे हम लोगों ने रीमर टीमैन रिएक्शन को सीखा था, तो वही आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी हेलोफॉर्म है और आप इसकी रिएक्शन एक अच्छे खासे बेस से करोगे, तो इससे हमेशा बनता है कार्बन। जैसे CH-Cl3 की रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करते हो, तो देखो इसमें याद रखना है कि वही H, और आप एक एसिड HCl को बाहर निकाल देना। अगर एसिड में वैराइटीज होगा तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, दिस विल बी CCl2। अरे एक ही 2 ही तो बॉन्ड है लोन पर, तो दिस विल बी कार्बन प्लस NaCl प्लस H2। अगर आपके पास जैसे CCBr3, ठीक है, ये बन जाएगा। हम लोग मिक्स हेलो फॉर्म ले लेते हैं, जैसे तो H और Br ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, Br बाहर निकलेगा। मान लो अगर आपके पास होता है ऐसा HCCl Br और I और KOH के साथ रिएक्शन, तो I वाला HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आप यहाँ पे HI बाहर निकालोगे, तो मतलब यहाँ पे KI और वाटर और प्लस जो बचेगा दिस विल बी CCl Br, तो दिस विल बी कार्बन, ठीक है। तो कार्बन को लैब में जनरेट करने का ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, हेलो फॉर्म कोई भी मतलब क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म इसको बोलते हैं मिक्स हेलो फॉर्म, मतलब इसमें क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे मिक्स है। तो रिएक्शन करोगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको बाहर निकाल देना, बाकी जो बचेगा वही आपके पास क्या कहलाएगा, वही आपके पास कहलाएगा कार्बन।
ठीक है। तो ये कार्बन को जनरेट करने के मेथड हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें आते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन देखो क्या है कि दो टाइप की रिएक्शन देता है, एक होता है एडिशन रिएक्शन और एक होता है नीचे अच्छा पहले हेडिंग लिखो रिएक्शंस ऑफ कार्बन, नीचे लिखो कार्बन मेनली गिव्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्ट हो जाता है इंसर्शन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जब पाई बॉन्ड होता है तब उस समय कार्बन एडिशन रिएक्शन देता है, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो वो इंसर्शन रिएक्शन देता है। तो उसमें नीचे लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड कार्बन प्रेफर टू गिव एडिशन रिएक्शन, but if pi bond is not present in molecule, in that case carbon give insertion reaction। ठीक, इसमें नीचे लिखो कार्बन इज वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, so it react with any type of molecule, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है तो सबसे रिएक्शन करता है। तो एडिशन रिएक्शन देता है अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास है पाई बॉन्ड, अदरवाइज वो इंसर्शन रिएक्शन। तो नीचे लिखो एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एडिशन रिएक्शन देखते क्या होगा, जैसे आपको ऐसा लिख के आएगा CH2N2 और सनलाइट। तब क्या करेंगे, तो देखो CH2N2 सनलाइट का मतलब ये है कि इससे बनेगा कार्बन। ठीक है, कार्बन बनेगा ये। तो इसमें क्या करना है, ये इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके ये ऐसे, तो इससे बनता है साइक्लोप्रोपेन। तो आपको पता है साइक्लोप्रोपेन इज अ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये अनस्टेबल है, पर उससे ज्यादा अनस्टेबल ये है, बेचारे का ऑक्टेट ही नहीं पूरा है। तो यहां तो कम से कम ऑक्टेट पूरा है ना, तो ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग स्पेशली कार्बन का यूज करते हैं। तो कार्बन एक बहुत यूजफुल मॉलिक्यूल है इन सब स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऐसे बन जाता है जैसे हम लोग और करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, तब भी वही रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट मैं यहां लिख देता हूं, शायद इधर स्पेस कम पड़े। तो देखो यहां पे बनेगा कार्बन विल बी CCl2, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, इवन आगे चल के ये हम लोग यूज करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में। मतलब कि चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। ऐसा इससे ये बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस तो पता होगा क्या होता है। तो हाइड्रोलिसिस में जब भी ऐसा कोई पोलर बॉन्ड होगा तो तोड़ते वक्त इसको H इसको OH, तो ऐसा करने से एक कार्बन पे 2 OH आएगा, 2 OH आएगा, वाटर बाहर निकाल देना। देखो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो इससे ये क्या होगा, बहुत इजीली क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो इसमें अगर आप रिएक्शन करते हो तो ये बनता है। ये ठीक है।
अरे तीनों पाई बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो अगर कहीं पाई बॉन्ड होता है तो कार्बन एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता है देना। जैसे मान लो अगर आपके पास इवन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी, ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड जाएगा, डबल बॉन्ड बच जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका रिएक्शन फिर से करा दो तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब करवा के देख लो, आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। हम लोग अब आगे आते हैं सेकेंड, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन, in case of sigma bond carbon prefer to give insertion reaction। तो क्या होता है कि आपका अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसके केस में कार्बन इंसर्शन रिएक्शन देना प्रेफर करता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है इसमें, जैसे आपके पास है CH3 और CH3, अगर आप इसकी रिएक्शन CH2N2 के साथ करते हो इन दिस सनलाइट, तो क्या करना है, इससे कार्बन बनाना है CH2 और इसमें अंदर जाके इंसर्ट कर देना है, बस इंसर्ट करना है, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। यही होता है इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो, अगर पाई बॉन्ड होगा तो वही देगा, वो बॉन्ड वीक होता है, पर अब नहीं है, ये बेचारा अनस्टेबल फंसा हुआ है, तो ये रिएक्शन देगा। तो इसमें नीचे लिखो कार्बन आर इंसर्टेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कार्बन आर इंसर्टेड इन ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब कार्बन बॉन्ड में भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हो सकता है, तो कुछ भी करोगे यही बनेगा, ठीक। कार्बन आर इंसर्टेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, सो इंसर्शन इज प्रिफर्ड इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो इंसर्शन कहाँ प्रेफर होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में प्रेफर होता है, ठीक है। तो हम लोग चलो और देखते हैं, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल होता और अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करते तब क्या होता, देखो एक तो यहां इंसर्ट हो सकता है, मतलब कैसे भी करो आप, सारी पॉसिबिलिटी सब पॉसिबिलिटी करोगे, प्लस एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता था, देखो यहां पे एक हाइड्रोजन है और आप इसको इस बॉन्ड में जाके इंसर्ट कर दो, इस हाइड्रोजन में, तो अगर आप इसको यहां इंसर्ट करोगे तो इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी, हर टाइप के बॉन्ड में आपको इसको इंसर्ट करना होता है, तो हर एक पॉसिबिलिटी इंसर्ट, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड नॉन पोलर है, तो यहाँ पे सारे मतलब ये दोनों ही बनेंगे, दोनों का अमाउंट ठीक ठाक होगा। पर अगर कोई पोलर बॉन्ड हो गया तो इसका इंसर्शन रिएक्शन पोलर बॉन्ड में प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने बताया था एल्कोहल से ईथर वाला, जैसे तो इस रिएक्शन में देखो जो वाला बॉन्ड क्या है, मोस्ट पोलर, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सबसे प्रिफर होगा, मतलब जहां पे इंसर्शन सबसे प्रिफर होगा तो इसमें ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये मेजर होगा, बाकी सब बनेंगे फिर बाकी सब माइनर होंगे, ठीक है। बाकी तो ये भी बन सकता है CH3 CH2 और OH, ठीक है, पर मेजर इसमें यही बनेगा। तो ऐसे केस में जो सबसे पोलर बॉन्ड होगा वो प्रिफर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन के सारे रिएक्शंस। तो हम लोगों ने कार्बन के एडिशन रिएक्शंस और साथ में कार्बन के इंसर्शन रिएक्शंस को कर लिया। एडिशन रिएक्शन को प्रिफर करता है जब पाई बॉन्ड होता है, अगर पाई बॉन्ड नहीं हो गया तो मजबूरी में उसको इंसर्शन रिएक्शन करना होता है। नॉन पोलर के केस में आपको सारे बॉन्ड देखने हैं, पोलर के केस में वो पोलर बॉन्ड को प्रिफर करता है, जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा वहाँ पे इंसर्शन होने के चांस उतने ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हो गया हमारा ये आपका रिएक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में क्या है कि हम लोग अब जो चैप्टर का जो सीक्वेंस उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब
मतलब ये कि देखो अभी तक हम लोग सारे चैप्टर में यही कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले रिएक्शंस की प्रिपरेशन करते थे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज में जाते थे। और एल्डिहाइड कीटोन क्या है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, किसके अल्कोहल फिनॉल ईथर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मतलब मेरे से पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आप पिक करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे ऊपर है जीओसी, फिर है एल्डिहाइड कीटोन और थर्ड है हाइड्रोकार्बन। इवन जो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में, वो 2 ही चैप्टर के अराउंड घूमते हैं, वो है एक है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर के सीक्वेंस को चेंज करें, पहले प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे इस चैप्टर में, फिर हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर जाकर लास्ट में प्रिपरेशन बहुत कम है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो प्रिपरेशन को लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग वो पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर जाके उसका वही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल का एल्डोल मतलब 2 वर्ड से मिलता है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल को मिला के बनता है एल्डोल, ठीक है। तो ये 2 वर्ड से मिलता है मिला के, एल्डिहाइड और आपके पास एल्कोहल से मिला के बनता है एल्डोल आपका। तो हम लोग पहला रिएक्शन जो करेंगे उसका नाम होगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मेरे से पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो मैं इसका नाम दूंगा एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली हर साल इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, मतलब जो भी मान लो जेईई मेन में नहीं आया तो नीट में तो कंफर्म आता है, जेईई मेन में नहीं आया तो एडवांस में आ जाता है, एडवांस में नहीं आया तो जेईई मेन में, कभी कभी दोनों में आ जाता है, और अब हो सकता है दोनों में भी मिस हो जाए, पर नॉर्मली इससे क्वेश्चन हर साल आता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल 2 वर्ड से बनता है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, ये 2 वर्ड से मिलके बनता है। तो पहली बात तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में कंडेंसेशन वर्ड 2-3 बार आपको यूज होगा। तो होता क्या है कंडेंसेशन का मतलब, अगर 2 मॉलिक्यूल है, 2 छोटे मॉलिक्यूल अगर वो कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ, वो साथ में कभी कभी छोटा मॉलिक्यूल, मतलब जैसे मान लो अरे 2 मॉलिक्यूल है, मान लो उससे मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, और साथ में उन्होंने वाटर या अमोनिया कुछ रिलीज कर दिया। रिलीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब पर 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और साथ में कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज किया, नहीं किया, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। जैसे आप जब एल्कोहल को एसिड से मिलाते हो तो ईस्टर बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, तो वो भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो जब 2 मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कभी कदा नहीं भी होता है, तो वो कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नीचे लिखो कंडेंसेशन, इसमें वाटर जरूरी नहीं कि हमेशा रिलीज हो, कभी कदा अमोनिया भी हो सकता है, या इवन एथेनॉल भी हो सकता है, कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन 2 मॉलिक्यूल combine together and form a large molecule and releases some small molecule like water, ammonia or ethanol. This type of reaction is known as condensation reaction, ठीक है। In condensation reaction sometime small molecule is not released, तो कई बार स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं रिलीज, समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब आर नॉट रिलीज, कई बार रिलीज नहीं होता और कई बार मतलब रिलीज हो भी जाता है, ठीक है। तो ये होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन समझने के पहले हम लोगों को समझना होगा एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में। तो देखो है क्या, ये एक एल्डिहाइड लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को जैसा एक बार बताया हुआ अल्कोहल में कि एल्डिहाइड में क्या होता है, ये जैसे एल्डिहाइड है तो उसका पहला कार्बन मतलब चेन का अल्फा कार्बन, और उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन इसी लॉजिक पे काम करता है
कि जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उसका मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो इसमें नीचे लिखो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज, इसमें आगे लिखो बिकॉज conjugate base formed by alpha hydrogen is stabilized by resonance। तो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है, इसीलिए आपके पास वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। अरे ये तो पता नहीं, ये जो हटेगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये हो गया। अब देखो हम लोगों को कुछ इसमें स्टार्ट करने के पहले हम लोग फिर से आते हैं एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन के बेसिक प्रॉपर्टीज में। देखो होता क्या है, ये एक एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों साइड कार्बन होगा तो कीटोन हो जाएगा। तो इसमें जो प्रिफर रिएक्शन होता है, तो इसमें जो प्रिफर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे बताया था ना आपको, फिर से देखो। तो इसमें क्या होता है कि ये इस फॉर्म में टूट सकता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। प्रिफर्ड होता है मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे, देखो है क्या, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे तो यहाँ अटैक करेगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे तो यहाँ अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक वाले क्या होता है, प्रिफर नहीं होते, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला ज्यादा प्रिफर होता है। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन के जो भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मिलेंगे वो आपको बेसिक मीडियम में मिलेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल होगा तो जो जाके अटैक करेगा। एसिडिक मीडियम में थोड़ा कम प्रिफर होता है न्यूक्लियोफाइल का, मतलब वही एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रोफाइल होगा तो थोड़ा कम प्रिफर होता है एसिडिक मीडियम, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होगा बेसिक मीडियम में होगा। तो इसमें क्या होता है, ये अटैक करेगा, ये ऐसा होगा तो बनेगा RCH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज। ठीक, ये होगा और फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पे जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है। तो इसमें नीचे लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉर्मली गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये वर्ड याद रखना जो मैंने कई बार बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉर्मली गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल ग्रुप, इसका कार्बन, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्रिफर होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें रिएक्शंस को कुछ करने के पहले देखो कुछ बातों को समझ लो। देखो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे जितना ज्यादा भीड़ होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो इसमें नीचे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कौन कौन से फैक्टर इसके रेट को अफेक्ट करेंगे पहले ये समझते हैं। ठीक है, पहला लिखो, फर्स्ट लिखो स्टेरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट लिखो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा भीड़ होगा उतना ही दिक्कत, मतलब तो इसमें नीचे लिखो एस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल ग्रुप अराउंड, ये जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल बोलते हैं। एस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें नीचे पहले लिखो, तो इसलिए HC डबल बॉन्ड O का जो रेट होगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का रेट इसलिए बहुत हाई होगा, मतलब ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड बहुत स्पीड में होता है, फिर उससे स्लो होगा एल्डिहाइड में और उससे स्लो होगा कीटोन में। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कीटोन is less than the rate of nucleophilic addition reaction in aldehyde. That is, rate of reaction in aldehyde is fast. तो aldehyde में प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में ज़्यादा होगा, कीटोन में कम होगा। तो चलो कुछ ऑर्डर लिख लेते हैं। जैसे ये रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मान लेते हैं इसमें भी देखो है आपके पास 3 कार्बन, पर यहाँ पे एक ही साइड भीड़ है, यहाँ पे दोनों साइड से भीड़ बढ़ गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ाते जाओ, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, आपके पास कम होता जाएगा। अगर आप मान लो भीड़ बढ़ा भी देते हो, तो जैसे जैसे आप भीड़ बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। 1 मिनट के लिए मैं जरा सारे मार्कर जरा चेक कर लेता हूँ, कुछ इसमें ठीक है। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, देखो है क्या, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, भीड़ के अलावा सेकंड पॉइंट लिखो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपका हाई होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें समझो, ये जो बेंजल्डिहाइड होता है, ये देखो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है समझो, आप जब इसको तोड़ते हो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसे ही प्लस आया तो बगल में बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कार्बन कहता है भाई मुझको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पर बेंजीन ने कहा नहीं तुम लो इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा तो वैसे ही देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होता है, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो गया, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेंजल्डिहाइड का बहुत कम होता है। मतलब कि इवन बेंजल्डिहाइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कीटोन से भी कम होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड रेट ऑफ due to resonance in benzaldehyde rate of reaction in benzaldehyde is less than the ketone। तो उसका रेट क्या होता है, कम होता है, इसका रेट ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और देखो रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करते हैं। इससे ज्यादा जो रेट होगा वो इसका होगा, और इससे ज्यादा रेट जैसे मान लेते हैं इसका होगा। अब बोलोगे अरे सर ये तो प्लस एम लगाता है, अरे भाई प्लस एम तब लगाएगा जब रेजोनेंस में होगा। ये कहां से रेजोनेंस है, रेजोनेंस दिख रहा है, दो लगातार सिग्मा बॉन्ड कहां रेजोनेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रुप है ये दूर दिखाया गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये लोग बहुत ज्यादा तो ये ग्रुप अरे कुछ लगे या ना लगे माइनस आई हर जगह लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई, जब माइनस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे केस में याद रखना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ लिख लो कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा
ठीक है, 3 बातों को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ चलो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कहीं उल्टा तो नहीं लिखवा दिया बीच में, उसको कम होना चाहिए ना वो। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अरे अरे मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ये ऐसा था, उसमें मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखवाया था ना ये। ठीक है, आप इसको चेक करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इससे कम इसका, इससे कम इसका बेंजीन, इससे कम इसका, और इससे कम इसका। तो जैसे जैसे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस से रेजोनेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, आज हम लोग अब इतना ही करते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, क्योंकि इसका यूज पड़ता है एल्डोल कंडेंसेशन में, इसलिए हमने इसको लिख लिया। अब इसका यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन और कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को करेंगे।